हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज का टॉपिक है हमारा रीजनल एंड सेक्टरल इम्बैलेंसेस यानी कि क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलन। पहले इसमें सुनिए, यानी पहले क्षेत्रीय असंतुलन से आशय। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल बैलेंस इम्बैलेंस। भारत जैसे संघीय राज्य के समन्वित विकास के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास अनिवार्य है, किंतु भारत में क्षेत्रीय भिन्नता की एक चरम तस्वीर दिखाई देती है। हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित हैं, जबकि कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्य पिछड़े हुए हैं। वस्तुतः एक क्षेत्र के संसाधनों के अधिकतम क्षमतापूर्वक प्रयोग से वह क्षेत्र अत्यधिक विकसित हो जाता है तथा दूसरे क्षेत्रों में संसाधनों के संभावित अधिकतम क्षमतापूर्ण उपयोग न होने के कारण वह अविकसित रह जाता है। इसे ही क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। सापेक्षता विकसित और आर्थिक दृष्टि से दबे हुए राज्यों का सह अस्तित्व और प्रत्येक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से भिन्नता को ही क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। संक्षेप में क्षेत्रीय या प्रादेशिक असंतुलन से तात्पर्य एक देश के विभिन्न क्षेत्रों के असमान विकास से है। अब खंडीय असंतुलन, सेक्टरल इम्बैलेंस, इसमें सुनिए। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न खंड या क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि होते हैं। जब एक ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में असंतुलन पाया जाता है तो इसे खंडीय असंतुलन कहते हैं। वास्तव में इन विभिन्न असंतुलन के कारण ही राज्य के विकास में अंतर दिखाई देता है। अब आता है कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। भारत में क्षेत्रीय संतुलन के कारण। इसमें सुनिए, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ। ऐतिहासिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा आरंभ की गई नीतियों का परिणाम है। ब्रिटिश सरकार ने केवल उन क्षेत्रों के विकास में सहायता दी जिनमें विनिर्माण एवं व्यापार संबंधी क्रियाओं के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध थीं। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी। 3 महानगरों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ने सभी उद्योगों को आकर्षित किया और बाकी देश की उपेक्षा की गई और इसलिए वह पिछड़ा रहा। नंबर 2 आता है न्यू इन्वेस्टमेंट यानी कि नए विनियोग। नए विनियोग की विशेषकर निजी क्षेत्रों में पहले से विकसित क्षेत्र की ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार यह बाह्य मितव्ययिताओं का लाभ उठा सकता है। ऐसा करना निजी क्षेत्र की दृष्टि से स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छी तरह विकसित क्षेत्र निजी निवेशकों को कुछ बुनियादी लाभ अर्थात प्रशिक्षित श्रम, आधार संरचना, सुविधाएं, परिवहन और बाजार उपलब्ध कराता है। नंबर 3 आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक घटक। भौगोलिक कारक आर्थिक विकास को काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हैं। जापान और स्विट्जरलैंड ने तो पहाड़ी इलाकों की कठिनाई पर नियंत्रण कर लिया है, परंतु हमारे हिमालय के राज्यों अर्थात उत्तरी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के
पहाड़ी जिलों और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र मुख्यतः पहुंच के अभाव के कारण पिछड़े एवं अविकसित ही रहे हैं। जलवायु का भी भारत के बहुत से क्षेत्रों के निम्न आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कार्यभाग रहा है और इनमें कृषि उत्पादन कम रहा है और बड़े पैमाने के उद्योग कायम ही नहीं हो सके। नंबर 4 आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का असमान वितरण। विभिन्न राज्यों में प्रकृति दत्त साधन जैसे मिट्टी एवं जल, वन तथा खनिज आदि असमान रूप से वितरित हैं, जिससे देश में कृषि एवं उद्योगों के विकास में विषमताएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 5 है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व। प्राकृतिक संसाधनों की भांति जनसंख्या के वितरण में भारी असमानताएं हैं। उदाहरण केरल में सापेक्षिक रूप से जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कम है। फलतः केरल पिछड़ा हुआ राज्य है। नंबर 6 आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आर्थिक संरचना का असमान वितरण। बहुत से राज्यों में औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक आर्थिक संरचना अर्थात यातायात एवं संदेशवहन के साधन, विद्युत शक्ति, विपणन एवं साख सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होने के कारण भी वे अविकसित रहे हैं। नंबर 7 गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकारी नीति। योजना काल में भी सरकार की नीति पर इस बात का प्रभाव रहा है कि विकसित क्षेत्रों में विनियोग से शीघ्र परिणाम सामने आ सकेंगे और यदि सीमित साधनों का इतने बड़े पिछड़े क्षेत्रों में विनियोग किया गया तो ये साधन गरीबी के कुचक्र को तोड़ने में अधिक प्रभावशाली नहीं रह जाएंगे। नंबर 8 आता है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, यानी कि आर्थिक स्थितियों का प्रभाव। कुछ क्षेत्र जो पहले से विकसित थे और जहां आर्थिक संरचनाएं उपलब्ध थीं, उन्होंने निजी पूंजी को अधिक आकर्षित किया, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि। फलतः विकसित क्षेत्र और अधिक विकसित हो गए और विषमताओं में वृद्धि हुई। नंबर 9 आता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव। कुछ क्षेत्र जो पिछड़े हुए थे वे परंपरागत और रूढ़िवादी भी थे। वहाँ के निवासियों में अधिक बचत करने तथा जीवन स्तर को सुधारने संबंधी आकांक्षाओं का अभाव था। फलतः ऐसे क्षेत्रों में पूंजी निर्माण एवं साहसिक क्षमता का अभाव रहा। अब नंबर 10 आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक प्रभाव। ऐसे क्षेत्रों या राज्य जिनमें नागरिक शिक्षित थे तथा राजनीतिक रूप से जागरूक थे, अपने राजनीतिक महत्व के कारण सरकार पर इन क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक दबाव डाल सके। अतः ये राज्य और भी अधिक विकसित हुए। अब नंबर 11 आता है मोर फंड टू डेवलप्ड स्टेट्स, मोर फंड टू डेवलप्ड स्टेट्स। विकसित राज्यों को अधिक सहायता। नियोजन प्रक्रिया में स्वयं राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि योजना काल में विकसित राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध की गई और कम विकसित राज्यों की उपेक्षा की गई। वास्तव में 5 राज्यों अर्थात पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं हरियाणा को सभी योजनाओं में अधिक प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया।
परंतु गरीब राज्यों और बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को प्रति व्यक्ति बहुत ही कम योजना परिव्यय प्राप्त हुआ। परिणामतः राज्यों के बीच असमानताएं बढ़ती गईं। नंबर 12 आता है न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कृषि में हुई तकनीकी क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि का एक कारण 1960 के दशक के पश्चात कृषि में नई तकनीकी का अपनाया जाना भी है। खाद्यान्न समस्या को दूर करने की दृष्टि से सरकार में उन क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों का निवेश किया जिनमें सिंचाई सुविधाएं विकसित थी। फलतः इन क्षेत्रों के किसान जो पहले ही संपन्न थे वे और अधिक संपन्न हो गए। इसके विरुद्ध खुशक क्षेत्रों के किसान और ग्रामों में रहने वाली फार्म भिन्न जनसंख्या उपेक्षित रही। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई अधीन क्षेत्रों और खुशक क्षेत्रों और बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच प्रत्येक राज्य में असमानताएं और भी बढ़ गईं। नंबर 13 आता है डेवलपमेंट नेग्लेक्टेड बाई सम स्टेट्स। कुछ राज्यों द्वारा विकास की उपेक्षा एक और कारण बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है, जबकि कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसके उदाहरण हैं। वहाँ अन्य राज्य राजनीतिक साजिशों और जोड़ तोड़ में व्यक्त रहे और अपने राज्यों के संतुलित एवं त्वरित आर्थिक विकास की उपेक्षा करते रहे। नंबर 14 लेस डी, इसका मतलब है अनुषंगी उद्योगों का कम विकास। यद्यपि सरकार ने पिछले राउरकेला, भिलाई, बरौनी आदि किंतु इन क्षेत्रों में अनुषंगी उद्योगों के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये इलाके केंद्र के महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।